उधर राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो मोदी पलटकर कह रहे हैं कि हर देशवासी चौकीदार है। आइए बात करते हैं चौकन्ने चौकीदार और चोरी के इल्जामात पर। बात करते हैं लोगों को जोड़ रहे इस नारे की, लेकिन पहले ये 5 सवाल जिसके तहत हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आज होगा, राहुल ने किया वार तो मोदी ने उसे ही बना लिया है हथियार। पहला सवाल आज का, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, क्या 2014 के चायवाला जैसा करिश्मा चौकीदार दोहरा पाएगा? यह हमारा आज का दूसरा सवाल है। आइए अब तीसरे सवाल पर नजर डालते हैं आज के। क्या अपोजिशन मुद्दों से खाली हो चुका है? आज का तीसरा सवाल। हमारा आज का चौथा सवाल, इस पर भी हम आज बात करेंगे। क्या नारों पर आवाम को उलझा दिया गया है? आज का पांचवा सवाल, मैं भी चौकीदार नारा क्या आवाम के दिल में उतर गया है? यह है आज का पांचवा सवाल। आइए इस पर बात करते हैं। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ जोड़ा है आज इस चर्चा में राजकुमार भाटी साहब को, जो कि समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान है। बहुत अच्छा बोलते हैं और अक्सर मेरी बहस उनसे होती रहती है। तो आइए उनसे हम बात करेंगे इस मुहिम पर, इस खास तौर से मैं भी चौकीदार पर, और क्या कुछ विपक्ष इसको लेकर के सोचता है और विपक्ष कैसे इस पर अब हमलावर होगा, इस पर मैं बात करूंगा। मैंने अपने साथ अरशद आजमी साहब को भी जोड़ रखा है, जो कि लीडर है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनसे भी हम थोड़ी देर बाद राब्ता कायम करेंगे। यशवीर राघव नौजवान लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। उनसे भी हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। शिवाजी सरकार भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। और मेरे साथ जुड़ गए हैं अनुराग वर्मा जी, सीनियर सहाफी हैं, उनसे मैं भी बात करूंगा। आइए बात करते हैं। राजकुमार भाटी जी सीनियर लीडर हैं, कौमी तर्जुमान हैं, समाजवादी पार्टी के। चौकीदार चोर है कहकर राहुल गांधी ने, राजकुमार भाटी जी, आरोप लगाए, इल्जामात लगाए, और ये मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है। लगातार वो ये नारे लगवाते हैं, लगातार वो इल्जाम लगाते हैं। राफेल का आधार बना करके उन्होंने लगातार सवाल किए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वजीर आजम से। लेकिन अब तक जो डिफेंसिव खेल रहे थे मोदी, अब ऐसा लगता है इस पर आकर फ्रंट पर खेलने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मुहिम में तब्दील कर दिया है, मैं भी चौकीदार। 1 करोड़ लोग इससे जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं 2019 का इन्होंने पूरा जो है इस नारे को टर्न दे दिया, इसको एक बड़ा नारा बना दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो अभी पीछे राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा और जो एयर स्ट्राइक हुई, और उसमें ये मीडिया ने भी काफी जोर इस बात पर दिया, खासतौर से मीडिया के कुछ हिस्सों ने, कि अब चुनाव राष्ट्रवाद पे होगा, बाकी मुद्दे अब नेपथ्य में चले गए हैं, जिनमें से राफेल का मुद्दा भी था। लेकिन ये जो चौकीदार मुहिम जो चलाई है माननीय मोदी जी ने, मैं इसे उनका सेल्फ गोल मानता हूँ। वो सेल्फ गोल इस अर्थ में है कि उन्होंने ये चलाकर दोबारा राफेल को केंद्र में ला दिया है। अब राफेल पर और भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा है। तो ये क्यों आ गया है? अब आपने जैसे कहा कि 1 करोड़, मैंने तो जो पढ़ा है कि ट्विटर पे तो कुछ हजार लोगों ने नाम के आगे चौकीदार राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा डिटेल रिपोर्ट आ गई है, कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। तो कहां ये मामला चिपक रहा है? कहां ये मामला आपने जो चिपकाने की कोशिश की, आपके हथियार से अब उल्टा आप पर वार हो रहा है? मैं बताता हूँ। अब जब ये चौकीदार मुहिम जब से चल रही है, तो जिन लोगों को नहीं भी पता था, जो इस बारे में नहीं जानते थे, वो पूछते हैं कि चौकीदार क्यों लगा रहे हैं? क्या इसलिए लगा रहे हैं राहुल गांधी चोर कह रहे हैं? चोर क्यों कह रहे हैं? चोर इसलिए कह रहे हैं राफेल में गड़बड़ी हुई है। तो ये गांव-गांव में, घर-घर में, एक-एक आदमी में चर्चा का विषय बन गया। अब इसमें लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं कि चुनाव जो होता है वो राय होता है, जनता की क्या राय है, जनता का क्या मन है, जनता की क्या सोच है, जनमत होता है। तो जनता तो अपनी राय तय करेगी। ये तो 23 मई को पता चलेगा कि जनता के गले कौन सी बात उतरती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, सवाल तो है कि इन चौकीदारों में चोर कितने हैं? सारे चौकीदार तो चोर नहीं होते। अभी शंकर सिंह बघेला जी के घर में चोरी होगी, आपने सुनी होगी खबर, और उन्होंने अपने चौकीदार के खिलाफ FIR लिखाई है। शंकर सिंह बघेला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मतलब यहाँ एक प्रतीक, आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी प्रतीकात्मक मामला है। लोगों के दिल पर इस नारे को उतारने की कोशिश की जा रही है। जो दांव इधर से मारा गया उसको उल्टा कर दिया गया। हर कोई समझ रहा है, उस प्रतीक का ही मैं अर्थ दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उसका ही विश्लेषण मैं कर रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, तो सारे चौकीदारों से तो किसी को शिकायत नहीं है, विपक्ष को भी शिकायत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं चौकीदारों में चोर कितने हैं। जब राफेल की फाइल चोरी हो जाती है
तो चौकीदार कैसे साफ है? चौकीदार कहते हैं मैं चौकीदार हूं, देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में कैसे, जब राफेल की महत्वपूर्ण फाइल तक की चौकीदारी आप नहीं कर सकते? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। यशवीर राघव साहब, जवाब दीजिए। जो इल्जाम, जो सवाल उठाए हैं इन्होंने, उसका जवाब दीजिए। पहला अहम सवाल, कैसे चौकीदार है? और आप कहते हैं कि मुल्क की सारी आवाम चौकीदार है, एक एक शख्स चौकीदार है। तो जब इनके इल्जाम इतने सख्त हैं तो फिर क्या यही उसका जवाब है, यही उसका वार है? देखिए, राजकुमार जी विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी में हैं, तो इनका इल्जाम लगाना इन्हें करना ही पड़ेगा, इल्जाम लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि राहुल गांधी के चौकीदार शब्द इस्तेमाल करने के बाद मोदी जी ने चौकीदार शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, जब पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद जब लाल किला से पहला उनका उद्बोधन था, अब भी उन्होंने सबसे पहले उद्बोधन में यही कहा था कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इस देश के प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा करूंगा, इस देश के चौकीदार के रूप में आप सबकी रक्षा करूंगा। यही कारण है कि जब चौकीदार हमारा चौकन्ना है, इसी कारण से क्या स्थिति है कि जो शाही परिवार है, उनकी जो रानी है वो बेल पर हैं। चौकीदार चौकन्ना है, इसीलिए उनके पुत्र बेल पर हैं। चौकीदार चौकन्ना है, इसीलिए उनके दामाद बेल पर हैं। चौकीदार चौकन्ना है, इसलिए आज माल्या गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे जितना लोन लिया था उससे अधिक आपने मेरी संपत्ति जब्त कर दी, अब तो छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। चौकीदार चौकन्ना है, तभी तो नीरव मोदी की गिरफ्तारी के वारंट ब्रिटेन में इशू हो चुके हैं। तो ये चौकीदार पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से चौकीदार चौकन्ना है, और हर देशवासी के लिए, हर युवा के लिए, हर महिला के लिए, हर किसान के लिए और हर सेना के जवान के लिए उनके साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि सेल्फ गोल कर लिया है कि भाई राफेल का मुद्दा दोबारा से उठ गया है। इस देश का उन्होंने फाइल चोरी की बात भी कही। सारी बात का जवाब दे रहा हूं। इस देश का हर युवा, हर नागरिक, 125 करोड़ लोग इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि जिस प्रकार से झूठे आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, जो राहुल गांधी ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हैं, ना सीएजी की रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, ना फ्रांस के प्रेसिडेंट पे विश्वास करते हैं, ना फ्रांस सरकार पे विश्वास करते हैं। उन्हें अपने ही गाना गाते रहते हैं चौकीदार चौकीदार। उनसे कोई पूछता है कि टेनिस के मैं प्लेयर हूं, मैं खेलना चाहती हूं, मैं क्या करूं, उसके लिए वो कहते हैं कि भाई आपको टेनिस के जो ग्राउंड है उसके पैसे तो अंबानी पे चले गए। अरे कैसे, मतलब जवाब भी नहीं दे पाते, हर चीज को राफेल से जोड़ते हैं। उन्होंने एक रेडियो चला दिया है अपना, और उस कैसेट जिस तरह से रेडियो के अंदर घुसा देते हैं ना टेप रिकॉर्ड में, उनके दिमाग में वो कैसेट घुसा लिया उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है कि राफेल बिल्कुल पाक साफ एक डील है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, और इस देश को राफेल की आवश्यकता है। इसलिए राफेल डील जल्द से जल्द लानी बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से राफेल के साथ साथ इन्होंने यूरो फाइटर्स की जो स्कीम, इनका डील चल रही थी, पूरा देश जानने लगा इन चीजों को। देखिए, आपने सेल्फ गोल का जो विषय कहा ना, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राफेल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि जिस उनके सरकार के दौरान वो यूरो फाइटर्स की जो डील साथ के साथ पैरेलल चला रहे थे, जिसमें उनके जीजा जी का कमीशन तय था, वो सारी बातें समझ में आ रही है कि वो यूरो फाइटर्स। ठीक है, मैं आपका ही सवाल अरशद आजमी साहब के पास डालता हूं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अरशद आजमी साहब, ये राफेल करके आप लोगों ने खुद ही तो अपना सेल्फ गोल नहीं करा लिया, मेरा ये सवाल। और दूसरा ये कि 2014 में घर घर मोदी का नारा था, और अब जो है बीजेपी चौकीदार के जरिए जन जन मोदी कहने की कोशिश कर रही है, जन जन मोदी बनाने की कोशिश कर रही है। ये आपका जो हथियार है उसी से उल्टा आप पर वार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी देखिए, हमारे भाई ने कहा कि चौकीदार बहुत चौकन्ना था, तो सवाल ही कि चौकीदार अगर इतना चौकस था और चौकन्ना था तो नीरव मोदी कैसे भाग गए? चौकीदार अगर बहुत चौकन्ना था, विजय माल्या कैसे भाग गए? ललित मोदी कैसे भाग गए? नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा की भी बार बार पेशी हो रही है। आपके दोनों बड़े सीनियर लीडर जमानत पर हैं सर, इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं, उधर नहीं जाएंगे। कोई उनके ऊपर किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जमानत पे है। चिदंबरम साहब वकीलों के बड़े पैनल के जरिए बार बार जमानतें लेते रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है सर। उस श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। मैं अभी बात आपसे कर रहा था कि चौकीदार कितना चौकस है, और चौकीदार ने अपने को खुद कहा था मैं चौकीदार हूं, मैं बड़ा अच्छा चौकीदार बनूंगा। देश की जनता ने उनको चौकीदार बनाया। तो सवाल ये उठता है कि चौकीदार इतना चौकस है तो बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई? चौकीदार इतना बहुत ही लॉजिकल है, बड़ा चौकस है, तो छोटे व्यापारी की कमर कैसे टूट गई? चौकीदार अगर इतना ही चौकस था, किसानों ने परेशान होकर आत्महत्या कैसे कर ली? तो ये सारे सवाल आज देश में बने हुए हैं।
चौकीदार इससे बच के नहीं जा तो सकता इसके है। जवाब तो इस और तरह अगर- से भी आते हैं ना सर, इसके जवाब इस तरह से भी आते हैं। मैं इनकी जबान नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो तर्क दिए जाते हैं मैं आपकी तरफ सवाल फेंक रहा हूं, इसलिए कि ऋण शोधन और दिवालिया अधिनियम के तहत 2.5 लाख से भी ज्यादा बेनामी कंपनियों को हटाया गया, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ से नहीं, ज्यादा ये- शौचालय का हवाला देते हैं। ये भी इस तरह की बातें होती ना सर। देखिए मैं एक चीज और मैं आ जोड़ रहा देता हूं हूं, इसमें। आ रहा हूं अरशद जी के पास, वो दूर है ना, तो जरा उन तक बात देखिए जी। आंकड़े ये क्या देते हैं, और अगर जाके उसको फ्लोर पे चेक करिए तो उसमें क्या मिलता है। अभी इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने कहा कि मैंने इतने लाख सिलेंडर बांट दिए, इतने हजार सिलेंडर बांट दिए। सवाल ये उठता है कि उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ। लोग जो है अपने घरों से फिर दोबारा सिलेंडर लेने के लिए 900 रुपए 1000 रुपए का निकले नहीं। अरे तो भैया योजना 80% fail हो दोबारा गई। से रिफिलिंग हुई है। किस तरह करते हैं? आंकड़े निकालिए, अरशद साहब, वेबसाइट पे जाइए। बीजेपी के जो कहाँ कौमी ध्यान सत्र है? हैं, कहाँ बीजेपी ध्यान के है? कौमी सत्र अपनी सभाओं में कहते हैं कि इन तमाम योजनाओं से 20 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वो तो ये आंकड़ा भी देते हैं। नहीं, आप ये देखिए कि इन्होंने जितनी योजनाओं को आंकड़ों पे जो दिखाया है वो फ्लोर पे सत्य नहीं है। इसको किस तरह समझाया जाए। इन्होंने ऋण जो बांटे बहुत से, उसमें भी इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर थे उन 5,000 रुपए देने की मृदा योजना के तहत बात कही थी, वो तक नहीं मिला है। तो कैसे मान लिया जाए कि इनकी योजनाएं सक्सेस हैं। इनकी योजनाएं सिर्फ पेपर पे हैं और इन्होंने पूरे 5 साल विदेश में घूम के गुजारा है। इनके पास इतना समय नहीं मिला कि ये योजनाओं को पूरे तरीके से चेक कर पाते, और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी खामियों को छुपाने के लिए अब ये इस तरह के सोशल मीडिया पे अगर इस तरह के इश्तेहार लेके आ रहे हैं तो मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आप नहीं मान रहे इस चीज को। मैं शिवाजी सरकार जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या चौकीदार के जो राहुल का जो डंडा था उस पर ये चौकीदार की लाठी काम करेगी? जिस तरह से मुहिम बना दिया है, कैंपेन बना दिया, मैं भी चौकीदार हूं करके, और ये चाय वाला 2014 का जो कैंपेन था उसी के हिसाब से या उससे भी ज्यादा असर करने वाली है या फिर फ्लॉप होने वाली है? कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, और अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि जिस तरह से कैंपेन चल रहे हैं चौकीदार के खिलाफ और चौकीदार की तरफ से, दोनों तरफ से, मेरे ख्याल में उसमें जो है अभी तक जो चुनाव में जो गर्मी नहीं थी वो गर्मी आ रही है, और मेरे ख्याल में और डिस्कशन का लेवल जो है रोज बढ़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जनता को और वोटर्स के लिए एक फायदे की बात है कि मुद्दे जो हैं उस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन हो रहे हैं। सवाल है कि इस पे कौन भारी पड़ेगा। देखिए, उसमें कई तरह की चीजें हैं। शुरुआत में कई चीजें होती हैं, उस पे लगता है कि एक तरफ भारी पड़ता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद लगता चलता है कि दूसरा भारी पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो चुनावी दांव पेच में इस तरह के जो दांव पेच लिए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के आखिर तक चले। तो ये कुछ चीजें की जाती हैं। हर पार्टी जो है अपने अपने कुछ स्लोगान्स लाते हैं। अभी अब चौकीदार को मैं एक स्लोगान की तरह भी मानता हूँ। तो ये जो स्लोगनियरिंग है, एक तरह की जो स्लोगनियरिंग किया गया है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो है इस सारी चीज व्यवस्था को देखने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, अलर्ट है। ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो है तत्पर नहीं है, आप में बहुत सारी खामियां रही हैं और इस वक्त जो है आप एक नाटक कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव्स हैं, इस नैरेटिव्स को हमें चुनाव से जोड़ के देखना चाहिए, न कि उसके जो एक्चुअल चीजें होती हैं उससे कोई उसका तात्पर्य होता है। चुनाव में बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, और बहुत हम आज नहीं, बहुत से पहले भी हर चुनाव में देख चुके हैं। 71 के चुनाव में गरीबी हटाओ का बड़ा जबरदस्त नारा चला, उसके खिलाफ जो अपोजिशन के जो थे उसमें भी बहुत सारी चीजें कही जाती थी, पर कुछ चीजें जो है लग जाती हैं, रह जाती हैं। तो चौकीदार का जो एक, जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने इसको उठाया कि चौकीदार, और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा, और उसका जो, देखिए सवाल ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या होती है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप समझते हैं, अपोजिशन समझती है उनकी वीकनेस है, और उसी वीकनेस को हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं और उसी स्ट्रेंथ से हम फिर बार करते हैं। तो बीजेपी ने उसको करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटेजीज में किसी हद तक काफी सफल रहे। नहीं तो मेरा सवाल फिर अनुराग जी से ये ना, देखिए, या तो आपके ऊपर आकर चीज चिपक गई,
इसीलिए आपको डिफेंडिव होना पड़ा, आपको उस ढाल को फिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब क्या मैं ये मानूं अनुराग जी की विपक्ष के इल्जाम आपको चिपक गए, आप पर जोर से पड़ गए, इसलिए आपने कहीं ना कहीं रुक करके समझ करके एक रणनीति बना करके उसको नारा दिया और अब आप जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं उस पर। कैसे देखो इमरान भाई, ये आपने एग्जैक्ट उसका एनालिसिस किया है, जो मेरा अपना भी यही मानना है कि आपने जैसे चौकीदार चोर है, ये जिस तरह से विपक्ष ने शुरू किया, हालांकि ये प्रधानमंत्री को लेके ये बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग था, ये शायद हम लोकतंत्र को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और बहुत इस चुनाव में भाषा की मर्यादा रही नहीं है। हाँ, वही ये भी बात सही आप कह रहे हैं। तो जो ये भाषा, मर्यादित भाषा का जो प्रयोग हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये अगर लंबा चलता तो इनको प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन इसको बहुत ही स्मार्टली, अगर आप 14 के चुनाव से सब शुरू करें, पहले एक चाय वाला आया, उसको किस तरह से उन्होंने, जो विपक्ष का चाय वाला उसको उन्होंने फिर चाय वाले को एक आम आदमी का एक प्रतिरूप बना के जिस तरह से किया कि भाई आपके बीच से निकला हुआ आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है हमारा। उसके बाद एक रैली में प्रियंका गांधी ने कुछ छोटा शब्द का प्रयोग किया, उसको किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कास्ट से कनेक्ट करके अपना जातिगत जो वोट बैंक है उसको कंफर्म किया। तो इस मामले में भाजपा के पास जो स्ट्रैटेजी है और जो दिमाग है वो अभी विपक्ष को समझने में बहुत टाइम लगेगा। आप इसमें भी देखें, अगर इन्होंने जो मैं भी चौकीदार को एकदम से उसे चेंज कर दिया, जिस तरह से अब लोग उसको, मतलब आप नंबर्स पे अभी उस पे बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों ने उसे फॉलो किया, कुछ अलग अलग लोग नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपने ये देखिए कि अब भाजपा एग्रेसिव हो गई, मतलब जज्बाती तौर पर लोगों को जोड़ रहा है वो, जैसे चाय वाले ने जोड़ा था। बिल्कुल। मेरा राजकुमार भाटी जी, एक जमाने में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया। इमरान भाई, एक चीज में अगर मैं एक हमारे कांग्रेस के जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मित्र हैं, वो एक बात बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जितना भी ये नंबर बोल रहे हैं कि इतने शौचालय बने, इतने लोग लाभान्वित हुए, सारी नंबर फेक है। तो क्या कांग्रेस ने अपने स्तर पे कोई ऐसा सर्वे कराया है या उनके पास कोई फिगर है कंक्रीट जो वो दे सकते हैं कि नहीं, अगर भाजपा कह रही है कि 10 लाख लोग लाभान्वित हुए, 10 करोड़ हुए, तो क्या ये कहते हैं नहीं, ये 20 करोड़ कहते हैं अपने 22 करोड़ 22 जो नहीं। तो अर्शद साहब, इसका भी आपको, और मैं राजकुमार जी से और अर्शद जी दोनों से इसका जवाब लूंगा। अर्शद जी, आप बताइए, कोई अपना सर्वे है, कोई आपका फिगर है जो आपको लगता है ये बाकी सारी बातें फर्जी हैं, इतना बड़ा आंकड़ा है नहीं, क्या है? हाँ, 22 नहीं है जी, वो तो 1 करोड़ है या 20 लाख है, क्या फिगर क्या है आपके पास? और गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, और उसमें बहुत सी सर्वेयर कंपनी जो बड़ी जिनके ऊपर एतबार किया जाता है, उन कंपनियों ने आंकड़ा दिया है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांटे गए वो 85% रिफिलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। ये गूगल कैसी बात करें, कौन सी कंपनी का आंकड़ा है भैया? सरकार ऑनलाइन, भाई साहब मेरी बात सुनिए, वेबसाइट खोलिए, सारे डाटा मिल जाएगा। इस बार का जो आंकड़ा है 80% रिफिलिंग हुआ है, 80%। मेरे पास सारा डाटा है, मैं लेकर आया हूँ, देखिए सारा डाटा लेकर आया हूँ। 2014 तक मात्र आपने 55% घरों में गैस पहुंचाया था, मात्र 55% में, और हमने 5 सालों में इसको 8 करोड़ बढ़ाकर 20 करोड़ घरों में पहुंचा दिया है। ऐसी बात करते हैं रिफिलिंग नहीं हो रही है? अर्शद जी, 80% रिफिलिंग हुई है मान्यवर। अर्शद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कोई डेटा दे रही है, चाहे वो XYZ कोई भी डेटा दे रही है, अगर आप उसको कहते हैं जी मैं इसको नहीं मानता, तो वो आप किसी मतलब हाइपोथेटिकल कोई फिगर नहीं दे सकते, या कि नहीं जी इतने नहीं इतने हुए। कोई प्रॉपर कोई डेटा होना चाहिए, कोई एक एजेंसी होनी चाहिए जो ये क्लेम करे कि नहीं, जो भारत सरकार का फलाना मंत्रालय है इसका नंबर ये है, लेकिन ये फलानी एजेंसी कह रही है ये नहीं है, और उस एजेंसी की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऐसे कोई आउट ऑफ कोई एकदम जो है किसी भी हवाई किसी सर्वे को नहीं माना जा सकता कि जी उसने कह दिया कि नहीं 22 करोड़ नहीं है, वो तो जी 22 लाख है। अगर आपको उसको अगर आप उसको नहीं मानते, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो उसका कोई बेस होना चाहिए, इल्जामात में दम होना चाहिए, इल्जामात में दम होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, अनुराग जी की बात को मैं पूरा कर रहा हूं। आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी का सवाल मुझे कुछ अजीब सा लगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता गांधी परिवार के अलावा किसी ना तो संवैधानिक संस्था को मानते हैं, ना किसी एजेंसी को मानते हैं, ना किसी डाटा को मानते हैं, ना किसी और सरकार को मानते हैं, ना किसी मतलब पत्रकार को मानते हैं, ना किसी अखबार को मानते हैं,
तो उनसे आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो कोई सर्वे के आधार पर मानेंगे? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके बाद। मैं राजकुमार जी, देखिए, एक जमाने में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब बीजेपी की तरफ से जो मैं चौकीदार हूं, ये कहा जा रहा है बीजेपी मोदी मतलब भारतीय, भारतीय मतलब मोदी, ये बताने की कोशिश कर रही है। तो इसमें गलत क्या है? और ये तो इफेक्टिव, ये तो असर कर रहा है, ये जज्बाती हो गया, ये तो लोगों के दिल में उतर रहा है, ये तो उल्टा पड़ गया आप लोगों को। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को रोज मुद्दे वहां से मिल रहे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं इसको काउंटर करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को यह बताना पड़ेगा कि चौकीदार कितना चौकस है और कितनी चोरियां चौकीदार ने रोकी हैं। अभी जो यशवीर जी बोल रहे थे, उन्होंने कहने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जागरूकता से काम किया और जो गड़बड़ियां नहीं होने दी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम भी मोदी जी ने शुरू की थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी सबसे पहले इनका वादा था लोकपाल का, लोकपाल नहीं लेकर आए। अभी सुप्रीम कोर्ट की जब लताड़ पड़ी है तब जाके एक मीटिंग कर पाए लोकपाल के लिए, वरना मीटिंग तक भी नहीं की। दूसरा, इन्होंने कहा था, आते ही आपको भी याद होगा, कि मैं संसद में जो दागदार लोग बैठे हैं उनके खिलाफ एक SIT का गठन करूंगा और संसद को दागदार लोगों से मुक्त कराऊंगा। कितने सांसद संसद से बाहर निकाल दिए गए हैं, जबकि आंकड़े आपके पास है कितने लोगों के पास रेप तक के, डकैती तक के मुकदमे हैं और आर्थिक अपराधों के मुकदमे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने कहा था मैं चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाऊंगा। चुनावी चंदे में बहुत गड़बड़ियां होती हैं। ये किस टाइप की पारदर्शिता लेकर आए? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सिस्टम शुरू कर दिया। अब उसमें सिस्टम यह है कि ना तो कौन सी कंपनी खरीद रही है जो डोनेट कर रही है, ना तो उसका नाम ओपन किया जाएगा, न किस पार्टी को दिया उसका नाम ओपन किया जाएगा। ये कौन सी पारदर्शिता है? तो ये जो तमाम तरह की बात है, और ये भी आंकड़े हैं कि जो बेनामी चंदा मिला है उसमें 90% पिछले 2 साल में 90% चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ईमानदारी की इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अगर ये चौकीदार हैं और चौकस चौकीदार हैं और ईमानदार चौकीदार हैं तो ये तमाम रास्ते रोकने चाहिए थे। अब रही बात यह कि अब ये कहेंगे कि चौकीदार हम चोर हैं, ये कहेंगे हम चौकीदार हैं, विपक्ष कहेंगे चोर हैं। ये जनता को तय करना है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अभी लेटेस्ट राफेल के ऊपर, तो इन्होंने ये तर्क नहीं दिया कि इसमें ये कोई, वैसे वो आप पे भी इल्जाम लगाते हैं कि जब मुजफ्फरनगर हो रहा था 2013 में सपा के दौर में, तो इधर सैफई में जो है ऋतिक रोशन का डांस देखा जा रहा था। चौकीदार जो उस वक्त सरकार के थे वो कहां थे? इस तरह के इल्जाम भी लगते हैं। देखिए, सैफई महोत्सव मुजफ्फरनगर दंगों के 3 महीने बाद हुआ। मैं आपको याद दिला दूं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए सितंबर में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद जनवरी में सैफई महोत्सव होता है। बहुत बड़ी तादाद कैंपों में थी राजकुमार भाटी। नहीं, वो बात बहुत बड़ी तादाद कैंपों में वो थी। बात ठीक और है। वो साल 1.5, 2 साल तक रही और आज भी है। जी, सच्चाई वो बात आपकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी कड़वी भाषा में कहा कि आप राष्ट्रवाद की आड़ में घोटालों को नहीं छिपा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है। आप राष्ट्र रक्षा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर क्या आपके घपले और घोटालों को छोड़ दिया जाए? तो ये स्थिति है। तो चौकीदार के पे तो उंगली उठती है और उंगली विपक्ष उठाने का अधिकार है विपक्ष को। ठीक है, यशवीर जी जवाब दीजिए। आपने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया, लेकिन राजकुमार भाटी जी नहीं, वो देंगे भी नहीं जवाब। सैफई वाला ही तो पूछा देंगे भी जवाब। सैफई में 3 महीने नहीं, मैंने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी सवाल किया। देखिए, मुजफ्फरनगर को लेकर के बड़े इल्जाम लगे। क्या कर रहे थे आजम खान उस दौर में? मैं उन चौकीदारों की बात कर रहा हूं जिनको उस वक्त आवाम ने चुना था। इमरान भाई, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी। पहली बात, सरकार फेल रही दंगों को रोकने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की आलोचना की थी। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि दंगे होने के बाद सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की। ये सुप्रीम कोर्ट की कोटेशन थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि दंगे करवा कर यशवीर जी आप जवाब दीजिए। संजीदा सवाल उठाए हैं, संजीदा सवाल उठाए हैं, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। चौकीदार पे विषय बात करें। देखिए, यही है तो अपने आप में जवाब मिल रहा है। चौकीदार चौकन्ना है, इसी कारण तो भ्रष्ट को कष्ट है। जो लोग भ्रष्ट थे, अब इन जुमलों के बहकावे में जनता नहीं आएगी। आप तथ्यात्मक बातें कीजिए। इनकी नेताओं की कमर टूटी हुई है, तभी तो ये उस बुआ के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसको 1995 के जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस मायावती जी के गले में कई हजार करोड़ मतलब नोटों की मालाएं डलती थी, अब कहां है वो? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था भ्रष्टाचार मिटाने का, इन्होंने कहा एसआईटी सरकार बनते ही गठित की ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तभी जगह जगह कार्रवाई चल रही है। लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्पित हैं और अपने संकल्प पूरा कर रहे हैं। दिक्कत क्या रही है? कांग्रेस, हमारे मित्र ने कहा कि नीरव मोदी कैसे भाग गया, माल्या कैसे भाग गया। अरे
ये बताइए ना कि आपके 10 साल के शासन में आप उसके साथ आपके अध्यक्ष जी चाय पीते थे और अगले दिन ही लोन पास हो जाता था, फिर भी वो देश में रह रहे थे बिना घबराए हुए। ये बताने का विषय है। और मोदी सरकार आते ही वो डर गए और भाग गए। आ रहे हैं यहीं पर लेकर आ रहे हैं और सब जवाब देंगे कि किससे कहने पर उनको लोन मिला, करोड़ों रुपए जो देश का खा गए, मोदी जी एक पैसा नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरी बात कर रहा हूं, कितना बढ़ाया उस पर भी जवाब नहीं, सारी बात कांग्रेस ने 3 राज्यों में जो किसानों को अपने फेवर में कर करके कामयाबी हासिल की है, झूठ बोल के उस पर भी आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। चौकीदारी वहां भी दिखानी पड़ेगी। मैं लौट रहा हूं ईश्वर जी, एक छोटा सा वक्फे ब्रेक का इशारा हो रहा है, अभी हाजिर हो रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। चौकीदार चोर है और इसका जवाब मिला कि मैं भी चौकीदार हूं। यह मुहिम बढ़ती चली जा रही है चायवाला की तरह। यह मुहिम कहीं ना कहीं चौकीदार पर आर पार न करा दे, यानी क्या मुद्दा यहीं तक आकर के रुक जाएगा? यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव का, इस पर हम बात कर रहे हैं। और चौकीदार चोर है या चौकीदार के ऊपर आरोप लगना, ये हमारे समाज में थोड़ा सा होता भी रहा है कि ऐसा, मतलब कि सबसे पहले चौकीदार पे लोग शक करते हैं को, तो उस टाइप की चीज को ही इन्होंने नीचे से ही उठा लिया कि लोगों को इससे कनेक्ट करने की कि चौकीदार चोर है। हालांकि इस भाषा पे मुझे आपत्ति है, लेकिन वो मेरी अपनी राय है। वो शायद हमारे जो विपक्षी दलों के जो सहयोगी मित्र हैं वो शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन उसके बाद जब आता है, जब इस शब्द को सारा विपक्ष एक तरह से उसको चुनावी रंग में रंगने लगा कि उससे कहीं वोट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगा कि आप भैया देश गलत हाथों में है, जो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि देश गलत हाथों में है, तो उसको उन्होंने सब आम जनता से जोड़ दिया कि हम सब चौकीदार हैं, अब तुम क्या बोलोगे भाई। तो इस मामले में अगर आप ये देखिएगा कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो बड़ी टाइमली और बड़ी परफेक्ट होती है। आप 14 के चुनाव में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो भी बीजेपी मुद्दा वो बनाती थी कि अब ये चीज जो है जनता को जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, हिट करेगा और उनको वो करेगा, उसको वो उल्टा कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं। तो फिर क्या ये माने कि नियम कांग्रेस की तरफ से सेट किए जा रहे हैं, जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा है? देखिए, अगर आप कुछ मामलों में तो कभी लगता है कि नियम बीजेपी की तरफ से सेट किए जा रहे हैं, विपक्ष उसमें उलझ गया, और कभी लगता है कि नियम इधर से सेट किए जा रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको लेकर के बचाव की मुद्रा में आ गई। देखिए, बीजेपी का जो चुनाव की जो प्लानिंग है, अगर आप वो देखें तो विपक्ष से या कांग्रेस से बेटर है। आप उसको मतलब आप उसकी आलोचना करें या आप उसकी तारीफ करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेटर है। अभी तक गठबंधन को लेके ही जिस तरह का कंफ्यूजन पूरे विपक्ष में चल रहा है, उस तरह से देखा जाए तो बीजेपी और जो उनका गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जनता उनको स्वीकारती है या नकारती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम जो पाथ है, जो रास्ता है, वो ये लोग ठीक जा रहे हैं। मैं एक बार अरशद जी के पास जाना चाहूंगा। अरशद आजमी साहब, जब आप याद दिलाते हैं राफेल की, आपके कौमी सदर याद दिलाते हैं राफेल की, तो इधर से कहा जाता है अगस्टा वेस्टलैंड को भी याद कर लो, बोफोर्स को भी याद कर लो, और संजय भंडारी को भी याद कर लो, अभिषेक वर्मा को भी याद कर लो। ऐसी बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं आपको, जिस पर आपको सोचना पड़ता है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, इनसे जब भी कोई सवाल किया जाता है तो ये 70 साल का पहले तो रिकॉर्ड सुझाने लगते हैं। आप पर भी हम सवाल 70 साल का बताएंगे ना, जितना काम आपने 70 साल में किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 5 साल में किया, बड़ा तो हम क्यों ना कंपेयर करें? आपने उसमें बहुत लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में हुकूमत की है, तो उसका जवाब तो देना। घबरा जाते हैं 70 साल का रिकॉर्ड बताने पर। सुन तो लीजिए भैया, 70 साल से जो देश बना है ना, वो देश आज बिखर रहा है, इसलिए घबरा जाते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए बेरोजगारी कांग्रेसी नेताओं की बढ़ गई है, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी हुई है आप लोगों की। आंकड़े देखिए, बेरोजगारी भी दूर हुई है। हर साल लगभग 1 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार मिला है। बेरोजगारी, राहुल गांधी बेरोजगार होने वाले हैं 23 मई के बाद, ध्यान रहे। प्रियंका गांधी को रोजगार मिल गया उनकी जगह, प्रियंका गांधी आ गई है राहुल गांधी को निपटाने के लिए। आप अपनी चिंता कीजिए, बेरोजगार कौन हो रहा है सब पूरा देश देख रहा है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आंकड़े की बात करिए, मैं बता रहा हूँ। आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़े लेके बैठे हैं, उनको भी सुनिए। आप बताइए, बेरोजगारी के मुद्दे पे कौन सा आंकड़ा है आपका? अरे भैया, कैसी बात करते हो? मुद्रा योजना हमने इतने लोगों को दे दिया कि हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुद्रा योजना के तहत जो है 96% जो है उसमें लोन ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? आप योजना लेके आ गए,
आप बताइए 1,10,00,000 नौकरियां कौन से उसमें चल 2018 में लोगों ने खो दी, जिसमें अरशद भाई एक सवाल है, जो आप 96% की फिगर दे रहे हैं वो फिगर कहां से आई है कि 96% लोगों को आप कह रहे हैं कि मुद्रा योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है? ये किसकी फिगर है? नहीं देखिए, बहुत सी फिगर इस तरह की। अब बिनाकी मिश्रा, अरशद आजमी साहब एक रिपोर्ट भी है मेरे पास, CII की रिपोर्ट है, सालाना 1.5 करोड़ नौकरियां दी, ये कहा गया उसमें, मतलब 6 करोड़ नौकरियां, इससे ज्यादा नौकरियां हो जाती हैं अगर हम 5 साल की बात करें, और 1,35,00,000 अकाउंट खुले। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है, इसका हवाला मैं आपको दे रहा हूं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने नौकरियों का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया। आपसे सवाल है अरशद आजमी साहब। जी हाँ, सवाल आप फिर से कर दीजिए। ये रिपोर्ट है सर, CII की रिपोर्ट है, सालाना 1.5 करोड़ नौकरियां दी गई, करीब 6-6.5 करोड़ नौकरियां इस पूरे टर्म में दी है इस मौजूदा सरकार ने, 1,35,00,000 अकाउंट भी खोले। इमरान भाई देखिए, हमारे पास जो आंकड़ा है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है, जो बहुत ही जेन्युइन आंकड़ा होता है इनका, और इनके आंकड़े को सभी मानते हैं। उनके अनुसार 1,10,00,000 नौकरियां सिर्फ 2018 में लोगों ने खोई हैं, जिसमें 81 लाख महिलाएं थी। ये आंकड़ा गलत नहीं है, ये आप गूगल करके देख सकते हैं। कहां तक झुठलाएंगे? बिनाकी मिश्रा कमेटी बोलती है कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सारा जो है फेल हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हाउसिंग फॉर ऑल जो इन्होंने योजना लेके आए थे वो सब कोलैप्स हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम लेके आए थे वो सब कोलैप्स हो गए हैं। ठीक है, सब गूगल ठीक है, नहीं यशवीर, जो इल्जाम है ना कि सरकार डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है विपक्ष का, क्या कहेंगे? तो मैं इस इल्जाम जल्दी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। इमरान भाई, इस इल्जाम पे तो जवाब क्या देना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार के अलावा किसी बात पर विश्वास करते नहीं। CIA का ये जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, मैं दे रहा हूं जवाब। ये कह रहे हैं डेटा के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। इनके कहने से थोड़ी फर्जीवाड़ा हो जाएगा। आप जाइए, आप कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं, तो फिर आप पुख्ता बात रखिए ना। जनता से मिलिए। प्रियंका गांधी जा रही है, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी बैंगलोर में जा रहे हैं, वहां हमारे कार्यकर्ताओं को जो कोई मोदी मोदी का नारा लगा रहा था उसको पिटवा रहे हैं। देख रही है जनता, जनता देख रही है। ये आंकड़ों से फर्जीवाड़ा होता तो ऐसा ना होता कि आपको जगह जगह दर ठोकरें खानी पड़ रही है। जिक्र कर रहे हैं पिनाकी मिश्रा का, वो जी आप अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए। मैं ये भाई हमारे कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। भाई इतना तो आप मानेंगे कि आपके 39% सैनिटेशन था, बस पूरे देश में 39% आपने टॉयलेट्स बनवाए हुए थे। आज की स्थिति क्या है? मात्र 5 सालों में 99% घरों में टॉयलेट्स हैं। 10 करोड़ से ज्यादा निर्माण हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं राजकुमार भाटी जी, देखिए जो दावे किए जा रहे हैं आंकड़ों पर नहीं जाएं, लेकिन काम तो हुआ है ना। अगर हम शौचालय की बात कर लें, इस मुहिम की बात कर लें, तो ये मुहिम तो आई ना, जमीन पर तो आई है ना। वो कितने बने, किस तरह से बने, वो ठीक है, उस पर ठीक है, एक आंकड़ा एक एजेंसी की तरफ से मिलेगा, सरकार अपना आंकड़ा देगी, लेकिन इस तरफ काम तो हुआ है ना। लोगों के दिल में ये बात बैठाने की कोशिश तो की जा रही है, और ये मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री विपक्ष चाह रहा है जो जनता के प्रति समर्पित न हो बल्कि खानदान के प्रति हो, और हम एक ऐसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं जो जनता के प्रति समर्पित हो, एक खानदान के प्रति नहीं। खानदानवाद आपके यहां भी है, कांग्रेस के यहां भी है, इसलिए मैंने ये सवाल आपकी तरफ पहले तो मैं थोड़ा आंकड़ों पे थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने सवाल किया कि कहां से हैं ये आंकड़े। आप मुद्रा योजना की वेबसाइट पर जाइए, कहीं किसी और जगह के आंकड़े लेने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ कि इन्होंने 3 श्रेणी में वो बांट रखी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में वो लोन आते हैं जो 50,000 से कम के हैं, तो 90% लोन 50,000 से कम, मतलब शिशु श्रेणी में रोजगार तो मिल रहा है ना। आप किसी सुन तो व्यक्ति, लीजिए, किसी नाई समाज सुन तो लीजिए, बात सुनिए ना। सर, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। आप जब मैं कह रहा हूं नहीं है तो लोन लेकर दुकान 50,000 से कम, और उसमें भी एवरेज क्या है 23,000। 23,000 रुपए में कौन सा उद्योग लग जाएगा? आप ये बता दें। अगर 23,000 में कोई उद्योग लग सकता हो, उद्योग पकौड़े का ठेला भी नहीं लगेगा। कैसी बात? इस तरह फर्जीवाड़ा किया जा रहा। कहा जाता है कि 12.5 करोड़ लोगों को हमने उनके पैरों पे खड़ा स्वावलंबी बना दिया। पैरों पे खड़ा होना रोजगार नहीं होता क्या? ये इस तरह के इनके आंकड़े, कमाल की बात है। और ये उद्योग लगाना रोजगार होता है। आप, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, 50,000 तक के भी लोन लिए, 50,000 तक के भी लोन लिए। मान ली मैंने बात, कोई नाई समाज से है, कोई धोबी समाज से है, अपना कोई
छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है, रोजगार अपना खड़ा करना चाहता है, तो वो रोजगार में गिनती नहीं होगी क्या उसकी? लोन लिया है ना, बिना गारंटी के लोन दिया गया है, और आपकी जिसको आप समर्थन कर रहे हैं, आंख मिचोली कर रहे हैं जिस कांग्रेस के साथ, कितने गरीबों का शोषण हुआ, लोन तक नहीं मिलते थे, चक्कर काटते थे, 50,000 के लोन में 20,000 रिश्वत देनी पड़ती थी बैंकों में, आज डायरेक्ट लोन मिल रहा है उन लोगों को। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने सवाल किया आंकड़ों का, जब आंकड़ा रखने लगे तो आप चिल्लाने लगे। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, यही मोदी जी करते हैं, यही आप कर रहे हैं। आप जो निचले कार्यकर्ता से लेकर बताना होगा आप देश की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, देश को बताना होगा ना, अगर आप गलत जानकारी देंगे। राजकुमार भाटी जी, आंकड़ों की गणित में अगर हम उलझ जाएंगे तो चर्चा चलती जाएगी। मेरा सवाल यह कि जो वो परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं, सवाल यह है इस नारे के जरिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी अभी 3 दिन पहले गुजरात में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले अगर सरकार काम ना करे तो लोग सवाल उठाते हैं, लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस देश में कभी सवाल उठाने की संस्कृति नहीं रही, ये नरेंद्र मोदी का भाषण है। तो ये चाहते हैं कि देश में सवाल ना उठे। अगर आपने पूछ लिया भारतीय क्या किया तो ये जनता राष्ट्रद्रोही हैं, कैसी बात ये कर रहे हैं? देशद्रोही हैं, आप जब पाकिस्तानी आप जब वायुसेना से ये सबूत संस्कृति मांगेंगे है, तो देशद्रोही ये ना सबसे कहें। खतरनाक आप संस्कृति जब आतंकी हमलों का बदला लेने वाली वायुसेना से सबूत मांगेंगे तो आतंकी आप ना कहें देशद्रोही। कैसी बात कर रहे हैं? भाटी जी, मेरे ख्याल से कोई भी जो दल शासन कर रहा है वो नहीं चाहता कि सवाल उठाए जाए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सवाल करने चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन सवाल होने चाहिए, सवाल उठाने का होना चाहिए। शिवाजी सरकार जी के पास आंकड़ा देखो ना। शिवाजी सरकार जी, ये जो नारा है मैं भी चौकीदार, इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है वो हम तमाम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसने क्या किया, किसके कितने आंकड़े हैं और कौन कितना नजर रख रहा है चीजों पर, क्या कोई वाकई पारदर्शिता के साथ सरकार को चला रहा है या एक इल्जाम है कि नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश की जा रही है, परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है, परसेप्शन देने की इस वक्त इलेक्शन से पहले, कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता के प्रति समर्पित हो, खानदान के प्रति नहीं। ये चीज इफेक्ट कर रही है क्या, ये अपील कर रही है क्या आवाम में, ये बात ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपील नहीं कर रही है। लोग, अगर आप आम लोगों से बात करें और आम लोगों से आप अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी की आलोचना करें तो वो अगर आपको पीट न दे तो बड़ी बात है। ये एक सामान्य सी चीज है कि इमोशंस जो है काफी ज्यादा जो है आजकल तीव्र रूप से देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी जो है एग्रेसिवली अपना कैंपेन कर रही है। अगर ऑपोजिशन कोई मुद्दा उठाती भी है, उस मुद्दे को ये उठा के उस ऑपोजिशन पे दोबारा बार कर, तो अपोजिशन मुद्दाहीन है क्या इस वक्त? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। तो जिस तरह से मुद्दे बीजेपी प्रेजेंट कर रही है, ऑपोजिशन जो है उन्हीं मुद्दों में उलझ के रह गई है। देखिए, बीजेपी को मालूम है कि मुद्दे क्या होंगे। राफेल मुद्दा होगा, पार्लियामेंट से लेके आज तक सबको पता है। जो कुछ स्कीम्स हैं उसकी जो खामियां हैं वो मुद्दे होंगे, उनको पता है। और उसमें जैसे भी हो, जो भी फिगर्स दिए हैं, अब इस चुनाव के वक्त निश्चित रूप से जो भी फिगर सरकार से आती है वो ऑथेंटिक माने जाते हैं। अब उसको अगर आपको काउंटर करना है तो उसके लिए जो होमवर्क करना चाहिए ऑपोजिशन के पास, लगता है वो समय नहीं है। तीसरी चीज जो है, सवाल यह है कि क्या जो गिने चुने मुद्दे जिसपे सारी बातें हो रही है, या बीजेपी को निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है उनके टर्फ पर आके खेले, और ऑपोजिशन उन्हीं के टर्फ पे आकर खेल रही है। लेकिन मैं भी चौकीदार, तो ये तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का घेराव था। अपोजिशन ने, कांग्रेस ने बार बार इस मुद्दे को उछाला, तब कहीं ना कहीं ये मुहिम, ये नारा, ये एंगल दिया गया। तो ये कौन किसके जाल में फंसा? मैं वही कह रहा हूं कि ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को उठाया चौकीदार का, बीजेपी ने उसी को लपक लिया और ऑपोजिशन पे अब बार कर रही है कि अब तुम अपना जो है बार बचाओ। और तीसरी चीज जो है, ऑपोजिशन जो है, तमाम मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर वो मेरे ख्याल में बीजेपी के किसी नेता से पूछे कि आपके खिलाफ कौन से मुद्दे हो सकते हैं, ऑपोजिशन से ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। पर ऑपोजिशन जो है उन मुद्दों की ओर नहीं देख रही है, उन मुद्दों के बारे में स्टडी नहीं कर रही है, या उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स है वो उन चीजों को उनके सामने नहीं ला पा रहे। तो ऑपोजिशन की कमी, और मेरे ख्याल में चुनाव में इस प्रकार की कमी होना मेरे ख्याल में जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं। चुनाव में हर तरह के मुद्दे आते हैं, और पहले इलेक्शन से लेके जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उनके सामने भी बहुत से मुद्दे आते थे और वो भी उसका जवाब देते थे। ऐसा नहीं था कि तब भी नहीं होता था। पर सवाल यह है कि ऑपोजिशन जो है उस वक्त ज्यादा
जहाँ के नेता जो थे वो ज्यादा सक्षम थे, ज्यादा मुद्दे लेके आते थे, उसके बावजूद जो रिजल्ट होता था वो अलग चीज है। पर इस वक्त जो ऑपोजिशन जो है, अब देखेंगे 3-4 मुद्दे के बीच में ही सारा चुनाव की बातचीत चल रही है। पर क्या इतने बड़े देश में कि 3-4 ही मुद्दे हो सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम हमारे और ख्याल कुछ में हर मुद्दे तो गली मुझे लगता है सड़क पे शिवाजी मुद्दे सरकार पड़े जी हुए हैं। बालाकोट के बाद कुछ कमजोर पड़ गए हैं। बालाकोट के बाद जो चीजें हैं बहुत तेजी से बदली हैं और एक नया मुद्दा तैयार हुआ है, एक नई सोच अवाम के भीतर डालने की कोशिश की गई है, देश की हिफाजत और एक राष्ट्रवाद, एक अलग किस्म की हिब्बुल वतनी, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं भी हूं चौकीदार। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 1 साल से राष्ट्रीय मंचों पर ये नारे लगवाए थे कि क्या चौकीदार चोर है, उसका एग्रेसिव जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। इलेक्शन का दौर है, ये मुद्दा, ये नारा कितना इफेक्टिव होगा ये तो आवाम तय करेगी, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या एक बड़ा मुद्दा, बड़ा नारा बन गया है। आखिरी मरहले में हम इस चर्चा के, मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं अब इस पर बात करूंगा खास तौर से बालाकोट के बाद अब मुद्दे क्या क्या हैं। अनुराग जी के पास से मैं आना शुरू करता हूं, फिर मैं सियासी जमातों की तरफ जाऊंगा। अनुराग जी, बालाकोट के बाद अब इस इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं इन आम इंतखाबात के आपकी नजर में? देखिए, अगर आप भाजपा के दृष्टिकोण से देखिए तो विकास हमेशा एक बड़ा ऐसा टर्म होता है जिसको आप हमेशा चैलेंज कर सकते हैं। तो विकास को लेके आप बात तो, अगर आप मतलब विकास के मुद्दे, तो वाजपेयी जी की सरकार जो है इंडिया शाइनिंग का इतना बड़ा कैंपेन लेके आई थी, उसके बाद भी वो हार गई। तो विकास का मुद्दा हमेशा ऐसा होता है जिसमें हर आदमी के अपने अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं, तो उसको लेके आप एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद एक बालाकोट के बाद राष्ट्रवाद, एक नया जो शब्द इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पहले से था, उस पे वो आगे और बढ़ गया। नहीं, मतलब इस तरह से चुनाव का मुद्दा नहीं था कभी भी, वो दूसरी तरीके से था जो इस तरह से एक, अच्छा फिर जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक चीज वो हो रही है कि पहले की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बड़ी लीनियंट थी, उनके जो स्टैंड था बहुत ही ढुलमुल था। हम बीजेपी ने उस पे जो, क्योंकि सर इसी से तो एक मैसेज और गया ना आवाम के बीच में कि चौकीदार अलर्ट है, चौकीदार ने घुसकर मारा, क्योंकि चौकीदार के यहां कई मायने हैं, चौकीदार के यहां पर कई काम नजर आने की या दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी वजह से बालाकोट के बाद से आपने चुनाव को जो मुद्दे थे उसको डायरेक्शन आपने डिफरेंट दे दिया। अब अगर आप विपक्ष के पास मुद्दों की बात करिए तो हर आदमी के पास ये, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन है, जो मायावती जी की और अखिलेश जी की जो गठबंधन है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप देखिए तो मुद्दा उनके पास भी कुछ नहीं है। हर आदमी ऑफ द रिकॉर्ड सिर्फ जातीय समीकरण के अलावा कोई ये नहीं बता पाता कि जी इस मुद्दे पे कि हमारे पास ये था कि हमने फलानी सरकार में बहुत अच्छा ये काम किया था, या इस सरकार के पास ये बुरा है तो हम ये अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक जातीय समीकरण बता के अपनी परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बालाकोट के बाद आपका जो राष्ट्रवाद वर्सेस जातिवाद, आप खैर जातिवाद तो ये देश का दुर्भाग्य है कि हमेशा जो है यहाँ पे वोट पड़ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, तो, सारी पार्टियां अंदर से उस पर काम करती हैं, कोई साफ तौर पर नहीं कहता है। हाँ, ठीक है, वो सबके एथिक्स होते हैं, लेकिन काम उस पर होता है, अपने ढंग से समीकरण बैठाने की कोशिश तो होती है। तो आप इस समय मुद्दा देखिए तो बीजेपी के पास है राष्ट्रवाद और बाकियों, अच्छा इसमें भी आप अगर देखें तो विपक्षी दल फिर से इनको जो है मुद्दा देते हैं। आप अगर सरकार ने बोला कि हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, 3-4 दिन तक तो विपक्षी दल बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपना मन दबा के सबूत नहीं मांग रहे थे, लेकिन तीसरे चौथे दिन बाद उनसे रहा नहीं है, उन्होंने मांगना शुरू ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो एक देशवासियों के दिल में जो आता है कि आपको ऐसा, अच्छा आप पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ते जाइए, वहां पे कोट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को और अपोजिशन लीडर्स को कि उन्होंने ऐसा वहीं से मैसेज जाना शुरू होता है कि जी देखिए हमारा चौकीदार मजबूत है। हाँ। और ये सवाल पूछने वाले कहीं ना कहीं दूसरे के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, या कहीं ना दूसरों को, पड़ोसी देशों को, दुश्मन देशों को आप बल दे रहे हो, बातों को बल दे रहे हो, प्रोपेगेंडा करने का मौका दे रहे हो। उनको कोट करके लिखा है, वहां के जो आर्टिकल्स हैं और जो वहां की बहस होती है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को कोट करके लिखी जाती है।
ठीक है राजकुमार भाटी जी, चौकीदार मजबूत है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, चौकीदार घुसकर मारता है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, चौकीदार भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने वाला ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, चौकीदार चौकन्ना ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ी मुहिम बीजेपी ने खोल दी है चाय वाला की तरह। कितना बड़ा काउंटर करना पड़ेगा विपक्ष को, क्या कहेंगे जल्दी? देखिए, अनुराग जी ने हमारी पार्टियों में नाम लेके ये कहा कि हमारे पास जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारी जो चुनावी सभाएं शुरू हो रही हैं, अभी भी हम सारे बूथों पे मीटिंग करके निपटे हैं। अभी इसी महीने में हर बूथ पे हमने मीटिंग की है, पार्टी का संदेश दिया है, पार्टी हम मुद्दे लेके जा रहे हैं। और जातिवाद का कहीं जिक्र तक नहीं होता हमारे कहीं भी, ना भाषणों में, ना घोषणा पत्र में, ना किसी मुद्दे पर। तो हम पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि जो मोदी जी नहीं कर पाए। देखिए, भ्रष्टाचार एक, ये जनता से झूठ बोलना भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जनता से झूठे वादे करना, जनता की भावनाएं उभार कर वोट हासिल करना। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने यही किया। लोगों से क्या कहा कि कांग्रेस के पास काले धन वालों की सूची है, लेकिन कांग्रेस उसे उजागर नहीं कर रही है क्योंकि उनके लोग शामिल हैं। मेरी सरकार आएगी तो मैं उसे ओपन कर दूंगा। तो क्या वो सूची उजागर हुई? और ये कहा मैं सारा काला धन लेकर आऊंगा, और इतना काला धन है कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। क्या ये हुआ? उन्होंने कहा पेट्रोल पर बहुत ज्यादा ड्यूटी को टैक्स लगा रखा है कांग्रेस ने, इसलिए महंगा है। मेरी सरकार आ जाएगी 35 रुपए लीटर बिकेगा। 300% टैक्स इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया। तो इन्होंने तीसरा कहा कि रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा। तो वो ये भी कहते हैं ना, देखिए सर, वो ये कहते हैं ना कि हमने ऋण शोधन और दिवाली अधिनियम के तहत 2.5 लाख से भी ज्यादा बेनामी संपत्तियों को हटाया। वो इसकी वजाहत ऐसे देते हैं सर। दर्द तो दांत में है और आप दवाई आंख में डाल रहे हैं। आपने जो वादे किए थे पहले उन पर बात करिए नहीं। इसी से जुड़ी हुई बातें है ना, इसी से लोगों को ला रहे हैं ना, उसके लिए सिस्टम बनाया जैसा कि ये कहते हैं। आपने मुद्दा पूछा, मैं मुद्दा बता। जी। उन्होंने कहा कि रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा और कश्मीर में शांति हो जाएगी, कश्मीरी पंडित बसा दिए जाएंगे, 370 खत्म हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। क्या कोई काम हुआ? चलिए, बड़े मुद्दे, बड़े सवाल है। मैं आपके भाटी जी से एक बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जल्दी से यशवीर अपनी बात रखिए भाटी जी के इल्जामों के साथ, और जो मेरा आज का मुद्दा उस पर जल्दी से। एक बात कह रहा हूं आपसे कि चौकीदार प्योर है, चौकीदार चौकन्ना है, तभी आज चौकीदार जनता के बीच में लोकप्रिय है। अभी सरकार जी ने कहा कि अगर आप जनता के बीच में जाकर चौकीदार की बुराई करेंगे तो पिटने की भी नौबत आ सकती है। वो उनके विचार थे। मैं कह रहा हूं इतने लोकप्रिय हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास के मुद्दे को जनता के समक्ष आगे उठाया है, खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। ठीक नहीं है, हर घर में चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार प्योर है। गरीबों के घर, चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार प्योर है, बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल चौकन्ना है। मैं आप ही के सवाल के लेके जा रहा हूं जी। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है सर, आ रहा हूं जी। ये बात मैंने आपसे शुरू में बताई कि चौकीदार की चौकीदारी में कितने बड़े बड़े कांड हो गए, और चौकीदार अभी तक प्योर है और चौकीदार अभी तक सर्वश्रेष्ठ है। सवाल ही कि ऐसा चौकीदार देश ने नहीं चुना था कि वो झूठ बोले। ऐसा चौकीदार देश ने नहीं चुना था कि पुलवामा घटना के बाद मेरे पास चुनावी रैली इन्होंने रद्द नहीं करी। और अमित शाह जैसे लोग जो हैं उन्होंने शहीदों पूरे देश ने देखा है, राहुल गांधी डांस कर रहे थे 1 घंटे बाद ही। ठीक है, इस पर और बात कर चुके हैं, और बात कर लेंगे, और बात कर लेंगे। ठीक है, बरगलाइए मत। मैं शिवाजी सरकार जानता है क्या ड्रामा पूरी चर्चा आपने सुनी सर, आपने फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा बहुत कम लफ्जों में। ठीक है, ठीक है, आप उसको सुन नहीं पाएंगे। आशा साहब ठीक है, आप मेरे पास वक्त नहीं है। राहुल गांधी, शिवाजी सरकार, फाइनल कमेंट सर आपका। जी देखिए, सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज फिर से मैं कहूंगा कि जैसी भी स्ट्रेटेजीज हैं, अब आपने कहा कि इस वक्त जो है बालाकोट के जो इश्यूज पे राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया। देखिए, जो भी सरकार में होता है उसको हर वक्त पता होता है कि सारी चीजें, जो सारे वादे किए जाते हैं, सारे एश्योरेंसेस दिए जाते हैं, वो पूरा करना आसान नहीं होता है। और सवाल यह है कि अपोजिशन को जो है ये चाहिए कि वो इन मुद्दों को ठीक से ले और उछाले। अब निश्चित रूप से सरकार में जो पार्टी है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो सरकार के बाहर जाए, तो उसको उस तरह से स्ट्रेटेजीज करनी पड़ती है कि ये जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे अपोजिशन सोचती है कि जिससे उनको फायदा होगा, वो मुद्दे जो है कैसे आगे ना आ सके। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है, और इस तरह के कई और मुद्दे, चौकीदार है, राष्ट्रवाद है, इस तरह के कई जो इमोशनल इश्यूज है, बीजेपी ने उछाला इसलिए कि बाकी सारे मुद्दे जो उसके नीचे दब जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस इशू पर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, इस चर्चा में अभी इतना ही। हम लगातार अपनी चर्चाओं को जारी रखेंगे और हर रोज एक नए मुद्दे पर आपके सामने हाजिर हो रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ी